नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में आपने देखा कि हमने सिविल सेवा की कुछ बेसिक बातों को बताई थी। कल का टॉपिक था सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, और उस टॉपिक में हमने कुछ मूलभूत बातों को बताया आपसे, इसलिए कि बच्चे आते हैं और तैयारी में लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पढ़ाई कैसे की जाए। तो उसी चीज़ को कि अगर आप कोई लक्ष्य बना लिए हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा क्या होगी, और उसी सही दिशा को कल हमने बताने की कोशिश की है। उसमें आपने देखा कि हम आपको बताएं जो पढ़ाई के तरीके में बताए थे, बाकी चीज़ों को तो आप देखे ही थे। एक हमने कहा था कि NCERT बुक्स पढ़नी है। NCERT बुक्स के लिए कहा था कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक कि NCERT को एक बार अच्छे से ठीक ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। NCERT इसलिए कहा जाता है कि NCERT आपका बेस तैयार करता है। सिविल सेवा में अगर बेस मजबूत है तो सिलेक्शन पाना आसान हो जाता है। NCERT में जो बातें लिखी गई है उनका हमें अच्छे ढंग से, चूँकि NCERT एक बार पढ़ने की चीज़ नहीं है, ध्यान रखना है कि NCERT को कई बार पढ़ेंगे। उसमें से जो मुख्य फैक्ट्स है वो नोट करते चलेंगे, और साथ ही साथ उसके शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि NCERT पढ़ने से क्या है कि आपकी विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा। NCERT पढ़ने से सब्जेक्ट की समझ विकसित होती है। हम NCERT इसलिए नहीं कह रहे कि आप फैक्ट पढ़िए, NCERT पढ़ने से आपकी समझ विकसित होगी, और जब तक समझ विकसित नहीं होगी तब तक आपके अंदर एनालिसिस क्षमता का विकास नहीं होगा। तो उसमें जो मुख्य रूप कहा इसलिए जाता है कि NCERT में जो शब्द हैं उसके कोई भी शब्द होता है उसके उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो शब्दार्थ होता है, एक उसका भावार्थ होता है। तो हमेशा पढ़ाई करते समय सिविल सेवा में आप ध्यान रखना है कि हमें शब्दार्थ पर ध्यान तो देना ही है, उससे अधिक हमें भावार्थ पर ध्यान देना है। और जब भावार्थ को आप समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। हमने कल कहा था आपसे कि प्री और मेंस को अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। प्री में कुछ फैक्ट पर विशेष ध्यान देना है, यद्यपि कि उसकी एनालिटिकल पार्ट को भी ध्यान में रखना है, इसलिए कि काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी में आप कह सकते हैं कि अधिकांश क्वेश्चंस एनालिटिकल होते हैं, और वह तभी आप करेंगे जब अच्छे ढंग से मुख्य परीक्षा प्री और साथ साथ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आपने तैयारी की है। कल हमने आपको 5 कोर सब्जेक्ट को बताया था कि यह तैयारी के लिए मूलभूत विषय है, जिसमें हमने इतिहास को, भूगोल को, अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को, ठीक है, राजनीति विज्ञान को, और साथ साथ हमने साइंस को बताया था। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस ये कोर सब्जेक्ट हैं। आप जान ही रहे हैं कि वर्तमान जो ट्रेंड है, जो बदलाव के बाद का ट्रेंड है सिविल सेवा में, उसमें सामान्य अध्ययन पर फोकस किया गया है। सामान्य अध्ययन पर फोकस किया गया है। जैसे मेंस में आप देखेंगे कि मेंस में 4 पेपर सामान्य अध्ययन के हैं जो 1000 नंबर का है, 250 नंबर के हैं, और ऑप्शनल 1 कर दिया गया है जो 500 नंबर का है। पहले बदलाव से पहले ऑप्शनल का वेटेज अधिक था, लेकिन बदलाव के बाद जो है सामान्य अध्ययन का वेटेज अधिक हो गया है। इसलिए अब हम लोग का पूरा ज़्यादा कंसंट्रेशन सामान्य अध्ययन की तैयारी पर होता है, और उसी की तैयारी को हम कराने की अभी बात कर रहे हैं, उसी सिलसिले में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन में हमने आपको 5 मूल विषय को बताया था कि उस पर पकड़ बनाना आपको मजबूत है। मतलब जब तक उस पर अच्छी पकड़ नहीं होगी तब तक आप सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पकड़ कैसे उस पर अच्छी होगी, तो हमने कहा कि पहले NCERT पढ़ लीजिए। कल हमने कुछ रेफरेंस बुक्स को भी बताया था कि अगर NCERT पे पकड़ हो जाती है, उसके बाद अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
किताब को इसलिए कहा जाता है पढ़ने के लिए कि उसमें अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग होता है, और ये जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होगा। इसीलिए हमने उस पर कल फोकस किया था। जहाँ तक प्री परीक्षा की बात है तो कुछ जो लोग होते हैं बताते हैं, अक्सर जो चर्चा होती है ट्रेंड एनालिसिस करके चर्चा करते हैं कि विगत 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष जो भी हो, 5 वर्ष का, 8 वर्ष का, 7 वर्ष का एनालिसिस करते हैं कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से कितने पूछे गए, साइंस से कितने पूछे गए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कितने पूछे गए, करंट अफेयर से कितने पूछे गए। ये ट्रेंड एनालिसिस होता है। मैं भी कर सकता हूँ, मुझे ही पता है कि विगत वर्षों में ही बाकी सभी सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं उसको बताने से थोड़ा सा परहेज कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है इसलिए परहेज कर रहा हूँ कि अगर मैं कह दूँ कि इन 4 चीज़ों पर आप फोकस करो, और बाय द वे परीक्षा में प्रश्न उन 4 चीज़ों को फोकस करने के लिए कहा, जिसको छोड़ने के लिए कहा वहीं से अधिक प्रश्न पूछ दिया गया, तो फिर क्या होगा। अमूमन जैसे मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो ये कहा जाता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात फ्रीडम स्ट्रगल पर अधिक जोर दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आता है, और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ दीजिए। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कमीशन ने सब्जेक्ट को रखा है, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, साइंस को, ठीक है, ये सब जो रखा है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी रखा है, करंट अफेयर्स रखा है, तो कुछ सोच समझ करके रखा है। और सभी सब्जेक्ट पर जब तक पकड़ मजबूत नहीं होगी, बराबर पकड़ नहीं होगी, तब तक आप सिलेक्शन की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि आप ट्रेंड एनालिसिस तो कीजिए ही, लेकिन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सभी सब्जेक्ट को समान दृष्टि से पढ़ना है। जैसे अमूमन हमने कहा कि इतिहास में कहा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो और एंशिएंट मेडिवल को छोड़ दो। बताने वाले बताते हैं, गाइड करने वाले गाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको यूपी पीसीएस के विषय में बताऊं कि लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में जो आप देख रहे हैं कि कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया, कि जितने क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं उससे अधिक एंशिएंट और मेडिवल से पूछे गए। तो अब यहाँ पर वो ट्रेंड एनालिसिस तो फेल्यूर होते हुए दिख रहा है कि हमने कहा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लो और एंशिएंट मेडिवल को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एंशिएंट मेडिवल से जो जितने क्वेश्चन पूछे गए उससे कम क्वेश्चन पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसलिए इस पर नहीं जाना है, बराबर सामान्य दृष्टि रखनी है और एक समान तैयारी करनी है। सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है। सभी जब तक समझ विकसित नहीं होगी, जब तक पकड़ अच्छी नहीं होगी, तब तक आप सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब पे बराबर आपको ध्यान देना है। चलिए, ये तो कल की बात थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है जो हम बताने जा रहे हैं कि चूँकि हमारा जो वीडियो आपके सामने आएगा, पहले 2 दिन तो हम थोड़ा सा इंट्रो क्लास लिए बताए कि थोड़ी सी बात की कैसे सिविल सेवा की तैयारी की जाए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों से आपको परहेज करना है तैयारी के समय में, किससे दूरी बनानी है, इन चीज़ों की चर्चा हमने कल की थी। आज जो टॉपिक हम आपको बताने शुरू कर रहे हैं, आज से हम सब्जेक्ट पर आ रहे हैं। वो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय इतिहास। ठीक है, इसी चीज़ की चर्चा हमें करनी है, यही हम आपको पढ़ाएंगे। भारतीय इतिहास इसलिए लिखा कि अभी भारतीय इतिहास को ही बताएंगे। भारतीय इतिहास के बाद हम आपको फिर से विश्व इतिहास पर आएंगे, विश्व इतिहास की चर्चा करेंगे। पहले भारतीय इतिहास की चर्चा करें तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ मूलभूत बातों को समझेंगे। जैसे कोई चीज़ हम शुरू करते हैं, कोई चीज़ लिखा हुआ, टॉपिक लिखा हुआ है, तो पहले उसके शब्द को ध्यान देते हैं और उस शब्द का अर्थ क्या होगा इस पर ध्यान देते हैं। इसमें सब्जेक्ट है इतिहास। ठीक है, इतिहास है, भारत के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इतिहास का
तात्पर्य क्या होता है, क्या मतलब होता है। बहुत बेसिक बात है, छोटी सी बात है, और बताना इसलिए ज़रूरी है कि भविष्य में आप देखेंगे कि इन बातों को जब आप समझे रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, इंटरव्यू को बोर्ड को फेस करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो वो प्रारंभिक जो क्लास अभी है, इन चीज़ों पर प्रारंभिक क्लास को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में जो पूछे जाएंगे उसके जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि हमने कहा कि भारतीय इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं हम, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखें कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास से तात्पर्य होता है, एक लाइन में समझेंगे कि मूल्य परक भूतकालिक घटना, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। मूल्य परक भूतकालिक घटना, तो यहाँ पर मूल्य परक से क्या तात्पर्य है? मूल्य परक से तात्पर्य है ऐसी घटना, ठीक है, विगत वर्षों की, पिछले लंबे समय से पीछे की ऐसी घटना जिसका वर्तमान एवं भविष्य के समाज निर्माण में प्रासंगिकता हो। ऐसी घटना जिसकी वर्तमान एवं भविष्य के समाज निर्माण में प्रासंगिकता हो, उसी घटना को हम ऐतिहासिक घटना की श्रेणी में रखेंगे। हम सभी घटना को ऐतिहासिक घटना की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अगर सभी घटना को रखने की कोशिश करते अगर इतिहासकार, तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि इतिहास में सिर्फ ऐसी घटनाओं को शामिल किया गया है कि जिसका तात्पर्य होता है, जिसका अर्थ होता है कि उस घटना से हम वर्तमान और भविष्य के समाज निर्माण में उस घटना के योगदान को समझें। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ेंगे? इतिहास तो पिछले दिनों की कहानी है, भूतकालिक घटनाओं के विषय में बताया जाता है। वर्तमान में जो स्थिति है उसमें भूतकालिक घटनाओं का क्या योगदान है? आमतौर पर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे कि भाई राजनीति, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, तो चलिए राजनीति के विषय में समझेंगे, कैसे हमारा देश चलता है, कैसे नियम कानून बनते हैं, उन चीज़ों को आप समझेंगे। इकॉनमी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि चलिए उससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में आपकी जानकारी होगी कि क्या ग्रोथ रेट है, क्या अन्य चीज़ है, कैसे विकास हो रहा है, विकास दर क्या है, तो इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे। रोज़ नई नई खोजें हो रही है, उसको साइंस टेक्नोलॉजी समझेंगे, ठीक है। लेकिन इतिहास क्यों पढ़ेंगे? इतिहास से क्या लाभ है? एक प्रशासनिक अधिकारी को इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों इसको सिलेबस में रखा गया है? तो सीधा सा उसका आंसर है कि इतिहास यह सिखाता है, चूँकि इतिहास में भूतकालिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो भूतकालिक घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे यह सीख मिलती है कि प्रशासन में हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है, कि ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखना है कि जिसने समाज को जोड़ने का काम किया है, जिससे समाज का विकास हुआ है, उन घटनाओं को हम रोल मॉडल मानेंगे। और जिसने समाज को तोड़ने का काम किया है, जिससे समाज में विसंगतियां फैली है, समाज में कटुता की भावना फैली है, ऐसी घटनाओं से हमें परहेज करना है। और इसीलिए एक प्रशासक को, एक प्रशासनिक अधिकारी को इतिहास पढ़ना जरूरी है। एक लाइन का जवाब होगा। तो पहली ये बात हम आपको बता रहे हैं, चूँकि इतिहास हम उठाएं हैं तो पहले आपको ये समझाएं कि इतिहास का मतलब क्या है। भूतकालिक घटनाओं का संग्रह इतिहास है, तो आखिर में भूतकालिक किन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे? सारी घटनाओं को अध्ययन करेंगे नहीं, तो उसका जवाब आपको हमने बताया कि ऐसी घटनाओं को ही हम इतिहास की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये देखिए कि इतिहास, चूँकि इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ इसके हमने कहा कि बेसिक बातों को पहले समझाएंगे, तब इतिहास के हम टॉपिक पे आएंगे। तो बेसिक बात तो पहला आपने समझा कि इतिहास का तात्पर्य क्या होता है। दूसरी बात आपको समझना है कि ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में किन चीज़ों का योगदान होता है। ये अब आप आइए यहाँ पर हम देखते हैं
ऐतिहासिक घटना, हमने आपसे कहा कि ऐतिहासिक घटना जो है उसके निर्माण में किन चीज़ों का योगदान होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में 4 चीज़ों की विशेष भूमिका होती है और उन्हीं से ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण होता है। उनमें सबसे पहली जो बात, हम 4 चीज़ों की बात किया, तो सबसे पहले आप देखिए, ये है, एक है समय, ठीक है, एक है स्थान और एक है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप इसलिए लिखा कि इतिहास में हम मानव और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। इतिहास में और किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, मानव और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में 3 चीज़ों की हमने बात की है कि 3 चीज़ों की विशेष भूमिका होती है। मतलब क्या है कि कोई घटना अगर घटित हुई है तो उसका कोई ना कोई समय है, निश्चित समय है, उस समय पर घटना घटित हुई। कोई घटना घटित हुई, उसका एक निश्चित स्थान होगा जहाँ पर घटना घटित हुई, और घटना किसके द्वारा घटित हुई, तो मानवों के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि 3 चीज़ों को यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे कि 3 चीज़ों की विशेष भूमिका होती है ऐतिहासिक घटना के निर्माण में। चौथी चीज़ ये है कि हमने कहा कि हमने कहा कि ये है परिस्थिति। परिस्थिति, इसकी भी विशेष भूमिका होती है ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में। अब देखिए कि कोई भी घटना किसी निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर और किसी मानव द्वारा किया जा रहा है। तो अगर कोई कार्य किया जा रहा है, तो अगर कोई भी कार्य किसी मानव के द्वारा, या आगे चलकर हम शासक की बात करेंगे, शासक के द्वारा कोई भी कार्य किया गया है, एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर किया गया, तो अगर वह कार्य या उसका वह निर्णय अनुकूल परिस्थिति में होता है तो उसका रिजल्ट, परिणाम सकारात्मक होता है, रिजल्ट पॉजिटिव होता है। और अगर प्रतिकूल परिस्थिति में घटना घटित होती है, निर्णय लिया जाता है या कोई कार्य किया जाता है, तो उसका परिणाम नकारात्मक होता है। तो अनुकूल परिस्थिति में पॉजिटिव और प्रतिकूल परिस्थिति में नेगेटिव। इसे हम एक उदाहरण से भी समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे हमने कहा कि कोई भी घटना जब अनुकूल परिस्थिति, ये परिस्थिति है अनुकूल, अनुकूल परिस्थिति में घटना घटित हो रही है, और एक है ये प्रतिकूल परिस्थिति में घटना घटित हो रही है। तो अनुकूल परिस्थिति में जब घटना घटित होगी तो उसका परिणाम जो है सकारात्मक होगा, और प्रतिकूल परिस्थिति में जब कोई घटना घटित होगी या कोई कार्य किया जाएगा या कोई निर्णय होगा, तो वह जो है उसका रिजल्ट जो है नकारात्मक होगा, उसका रिजल्ट नकारात्मक होगा। अनुकूल परिस्थिति का रिजल्ट सकारात्मक है और प्रतिकूल परिस्थिति का रिजल्ट जो है वो नकारात्मक है। इसे हम उदाहरण से भी समझेंगे कि क्या सकारात्मक का क्या उदाहरण है और नकारात्मक का क्या उदाहरण है। सबसे पहले सकारात्मक में आते हैं कि कैसे आपको देखना है कि अनुकूल परिस्थिति में घटना घटित हुई और उसका परिणाम सकारात्मक हुआ, प्रतिकूल परिस्थिति में घटना घटित हुई, उसका परिणाम नकारात्मक हुआ। एक ही उदाहरण से इन दोनों को हम एक ही ले लेंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण में हम बात करते हैं, यहाँ इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, यहाँ पे देखिए कि आपने इतिहास अगर पहले पढ़ा होगा तो कुछ घटनाओं से आप परिचित होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है कभी तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा
और आगे जब टॉपिक का डिस्कशन करूंगा तो वो घटना आपके सामने आएगी। पहली बात जो हमने बात बताने जा रहे हैं कि मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में जब हम दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे तो तुगलक वंश का एक शासक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो अभी देखिए कि एक ही घटना कैसे अनुकूल परिस्थिति में सकारात्मक रिजल्ट देती है और वही घटना कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में नकारात्मक रिजल्ट देती है। एक ही घटना को हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि सल्तनत मध्यकाल में एक शासक हुआ सल्तनत वंश का जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि अपने समय में राजधानी का परिवर्तन किया था। राजधानी का परिवर्तन, हमेशा जब भी राजधानी का परिवर्तन आप बात करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के लोगों के हित के, राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासक राजधानी का परिवर्तन करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया, और वह परिवर्तन क्या हुआ, दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर दिया। ठीक है, दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी, जब समय उसका प्रतिकूल होने लगा, तो कुछ ही समय बाद वह अपने निर्णय को वापस लेता है और पुनः राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली कर देता है। इसमें आप देखेंगे आगे चल करके कि काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ उस शासक को। जब भी राजधानी का परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है अब नए जगह पर जहाँ पर राजधानी का विकास हो रहा है वहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा तो सरकारी खजाने धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खाली, कम होना शुरू हो जाएगा। तो राजधानी का जो परिवर्तन किया, दौलताबाद में राजधानी ले गया, तो वहाँ पर बहुत सारे इसके पैसे लगे, धन का अत्यधिक अपव्यय हुआ। ठीक है, लेकिन 4 वर्षों के बाद जब वह राजधानी वापस लाता है तो जाहिर सी बात है कि दौलताबाद वीरान हो जाता है। तो उसका यह निर्णय एक प्रकार से कह सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही नुकसानदायक रहा। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी आता है फिरोज शाह तुगलक, उसको एक खाली राजसत्ता हाथ लगा, खजाना बिल्कुल खाली था। क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारे प्रयोग किए थे, मुद्रा संबंधी प्रयोग किया था, ठीक है, दोआब में कर वृद्धि किया था, खुरासान अभियान किया था, करजल अभियान किया था। तो सारे के सारे इसके जो प्रयोग थे वे असफल हो गए, जिससे न केवल शासक की लोकप्रियता में कमी आई बल्कि उस समय राज्य का खजाना भी खाली हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं राजधानी परिवर्तन कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह एक प्रकार से उसका प्रयोग असफल रहा, इससे राज्य को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसका मतलब ये था कि वो इसलिए असफल हो गया कि वह परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखा। उस समय उसको देखना चाहिए था कि राजधानी जब परिवर्तन हम कर रहे हैं तब बहुत सोच विचार के करें, एक एक पहलू पर ध्यान दे दें और एक बार हर एक चीज़ों को समझ लें कि क्यों परिवर्तन करने के पीछे जो रीज़न था वो तो समझ रहा था कि क्यों कर रहे हैं, फिर उसके अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। और दिल्ली में जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी उस परेशानी को उसने बिना सोचे समझे वो मतलब चूँकि वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और बिना सोचे समझे फिर वापस आ गया। तो इसका मतलब ये था कि वह राजधानी परिवर्तन करने से पहले पूरी तरह से होमवर्क नहीं किया था। वह अगर होमवर्क कर लेता कि अगर हम दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं तो जो परेशानी आज दौलताबाद में है कल वही परेशानी दिल्ली में उत्पन्न हो जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या काम करना होगा। अगर वह इस पर वर्क कर लेता तो शायद वह अपने निर्णय पर अडिग रहता, लेकिन बिना सोचे समझे बिना होमवर्क के वह काम किया और वह असफल हो गया। यही राजधानी परिवर्तन आप कह सकते हैं, यही राजधानी परिवर्तन जो है
ब्रिटिश के काल में भी हुआ। यही राजधानी परिवर्तन ब्रिटिश के काल में भी हुआ। पहले ब्रिटिश ने अपना केंद्र जो था वह कलकत्ता को बनाया था और उसी को केंद्र बना करके धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष पर विजय करने की योजना बनाई। वो तो मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि बंगाल उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण था, प्रारंभ में उन्होंने क्यों बंगाल पर अपना अधिकार किया और बंगाल को केंद्र बना करके धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष को अपने कब्जे में ले लिया। तो प्रारंभ में उन्होंने बंगाल को केंद्र बनाया, कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई और जब धीरे धीरे संपूर्ण भारतवर्ष पर उनका अधिकार हो जाता है, संपूर्ण भारतवर्ष उनके कब्जे में आ जाता है, न केवल सैनिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत पाते हैं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अपने आप को मजबूत उन्होंने जब कर लिया, तब उसके बाद समय और परिस्थिति को ध्यान में रख कर के उन्होंने राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली कर दिया। चूँकि ब्रिटिश ने पूरे होमवर्क के साथ पूरी तरह से पूरी व्यवस्था को पहले अपने को मजबूत किया और उसके बाद तब उसने राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली कर दिया और उसके बाद भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में ही रही। यह प्रयोग ब्रिटिश का सफल रहा, ठीक है, इसलिए कि इसके बाद दिल्ली में जब राजधानी उनकी हो जाती है तो उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमण से वह अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रखना शुरू कर दिए। तो इसलिए हमने कहा कि राजधानी का परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी हुआ था और राजधानी का परिवर्तन ब्रिटिश के काल में भी हुआ। तो तुगलक के काल में यह प्रयोग जो था असफल हो गया, मतलब नकारात्मक रिजल्ट दिया, और ब्रिटिश के काल में यह प्रयोग सफल रहा, मतलब इसका परिणाम सकारात्मक रहा कि ब्रिटिश ने दिल्ली को केंद्र बना करके फिर बाद में और संपूर्ण भारतवर्ष को अपने कब्जे में लेकर के सभी जगहों पर बराबर ध्यान वहाँ से देना शुरू कर दिया। तो यही एक ही हमने कहा एक ही निर्णय था राजधानी परिवर्तन जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में नकारात्मक रिजल्ट दिया और ब्रिटिश के काल में सकारात्मक रिजल्ट दिया। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर देखेंगे, दूसरा उदाहरण है उदारीकरण का। हम लेते हैं उदारीकरण की हम बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में अगर उदारीकरण की बात करें तो यह मुगल काल में हुआ था। मुगल काल में मुगल शासकों ने क्या किया था कि जो बाहरी व्यापारी थे उनको व्यापार करने के लिए विशेष रूप से जो ब्रिटिश के थे, पुर्तगीज़ थे, डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे। तो हम बात करते हैं प्रारंभ में कि जब भारत में जब विदेशी व्यापारी आए तो मुगल शासकों ने क्या किया कि बिना होमवर्क किए, बिना कुछ सोचे विचारे, बगैर कोई व्यापार संबंधी नीति बनाए हुए उनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया। मुगल शासक ने उन व्यापारियों के वास्तविक चरित्र को नहीं समझा कि ये व्यापारी केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, ये व्यापारी जिस देश से आए हैं उस देश का वास्तविक चरित्र क्या है। अगर उनके वास्तविक चरित्र को समझ लेते कि चूँकि वो सारे के सारे जो देश थे वे साम्राज्यवादी थे, व्यापार के माध्यम से उनका उद्देश्य अपने साम्राज्य का आर्थिक विस्तार करना था, न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना था बल्कि उस देश की राजनीति पर भी उनको अपना अधिकार स्थापित करना था। यह उनका वास्तविक चरित्र था। लेकिन मुगल शासकों ने क्या किया कि उनके वास्तविक चरित्र को नहीं समझा और बिना कोई सोचे विचारे, बिना होमवर्क किए उनको व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे वे यहाँ पर अपनी स्थिति को मजबूत करने लगे। वे अब क्या किए कि मुगल शासकों से अपनी व्यापारिक रियायतों को बढ़ाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ भारत के अंदरूनी स्थिति को देखा कि यहाँ पर जो एक शासक है दूसरे शासक से उसका कोई तालमेल नहीं है, आपसी वैमनस्यता है।
मतलब भारतीय जो शासक थे, छोटे छोटे शासक थे तट पे या और जगहों पर, उनमें आपसी वैमनस्यता थी। इसका लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया और उस आपसी वैमनस्यता का लाभ ये था कि वे एक को सपोर्ट करते थे और दूसरे को कमज़ोर करते थे, और जिसको सपोर्ट किया फिर उसको किसी और माध्यम से कमज़ोर करके, कुल मिलाकर के ये था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने प्रारंभ से ही भारत में स्टार्ट कर दिया था। तो भारतीय शासकों की कमजोरी का लाभ उठा करके धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनसे रियायतें पानी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। और मजबूत करके आप देखिए कि एक स्थिति आई कि जब संपूर्ण भारतवर्ष पर उनका अधिकार हो गया। तो मुगल शासक के समय, हमने कहने का मतलब ये था कि मुगल शासक के समय में भी उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, लेकिन बिना सोचे विचारे, बिना कोई नीति बनाए हुए मुगल शासकों ने विदेशी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, जिसका परिणाम हुआ कि भारतवर्ष लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम हो गया। तो कहने का मतलब कि यह जो है प्रतिकूल परिस्थिति में जब निर्णय लिया गया तो इस उदारीकरण का रिजल्ट क्या हुआ, नकारात्मक हुआ। ठीक है, नकारात्मक हुआ। और यही उदारीकरण जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के वित्त मंत्री थे उस समय में भी हुआ, और उसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। और आज स्थिति ये है कि उसी उदारीकरण का परिणाम है कि आज भारत विश्व के उच्च दर्जे के जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जिनका नाम है, ठीक है, उसमें भारत ने अपने को शामिल कर लिया है। भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उसी उदारीकरण का परिणाम है। चूँकि इस समय क्या हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये देखा कि अब भारत की स्थिति 1991 से भारत में आर्थिक उदारीकरण उन्होंने शुरू किया, तो देखा कि अब भारत की स्थिति सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत हो गया है, भारत का डिफेंस मजबूत हो गया है, भारत एक शक्तिशाली देश होते हुए जा रहा है। अगर किसी वजह से विदेशी यहाँ पर आकर के घुसपैठ करना चाहेंगे उदारीकरण के माध्यम से, तो उसका जवाब भारत देने के लिए सक्षम है। तो एक तो ये था कि भारत की स्थिति उस समय तक मजबूत हो गई थी सैनिक दृष्टिकोण से। दूसरी बात ये थी कि भारत की सरकार, उस समय हम कह सकते हैं कि भारतीय सरकार ने क्या किया कि उदारीकरण को लेकर के एक ठोस नीति बनाई और भारत में चरणबद्ध ढंग से उदारीकरण करने का निर्णय लिया कि सबसे पहले हम उदारीकरण उस क्षेत्र में करेंगे कि जो सबसे कम महत्व वाला क्षेत्र है, उसके बाद उससे थोड़ा सा अधिक महत्व वाले क्षेत्र में उदारीकरण करेंगे। तो इसका मतलब क्या था कि चरणबद्ध तरीके से भारतीय शासक ने उदारीकरण करने का निश्चय किया, जिसका आज परिणाम हमें सकारात्मक दिख रहा है। और उसी का परिणाम है कि भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति की ओर बनने की ओर अग्रसर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही निर्णय जब प्रतिकूल परिस्थिति में लिया गया तो उसका रिजल्ट नेगेटिव हुआ, वही निर्णय जब अनुकूल परिस्थिति में लिया गया तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको अभी बताएं कि ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में हमने कहा कि परिस्थिति की विशेष भूमिका होती है, और उसी भूमिका की हमने अभी चर्चा की। अब हम यहाँ पर चूँकि हमने कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में 3 चीज़ों की विशेष भूमिका होती है और परिस्थिति उसमें अहम रोल प्ले करता है। तो 3 चीज़ों में हमने एक सबसे पहले चौथी जो परिस्थिति की बात किया, परिस्थिति पे हमने भी चर्चा कर दिया। अब 3 चीज़ों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। हमने पहले लिखा कि समय है, समय के साथ साथ हमने आपसे कहा कि स्थान है और मानवीय क्रियाकलाप है। तो इन चीज़ों की हम आपसे तिथि, समय, ठीक है, और समय के साथ साथ हम स्थान, और स्थान के साथ साथ हम मानवीय क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। तो एक एक चीज़ को हम अब लेकर के चलते हैं एक एक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आज जो हम बताने जा रहे हैं उससे आपको कितना लाभ हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। पहला, ठीक है, हम समय की बात करें
तिथि समय कुछ भी ले लें, इसका मतलब ये हुआ कि किस समय से, कब से भारत में मानव या मानवीय क्रियाकलाप की शुरुआत होती है, कब से। ठीक है, तो इसमें इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि हम ये जाने, क्योंकि जो अभी बात हम करने जा रहे हैं यह बात जो है ये ज्योग्राफिकल बात है, ठीक है ना। लेकिन इतिहास में प्रारंभ में समझना इसलिए ज़रूरी है कि इतिहास की हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इतिहास की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जब तक आप नहीं समझेंगे चीज़ों को, प्रारंभिक चीज़ों को, तब तक आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम समय की बात करें कि भारतीय इतिहास की शुरुआत कब से होती है, किस समय से हम उसको मानें, कब से भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या है कि जब से मानवीय क्रियाकलापों की भारत में शुरुआत होगी तब से भारतीय इतिहास की शुरुआत होगी। सीधी सी बात है कि जब से मानवीय क्रियाकलाप की शुरुआत होगी तब से भारतीय इतिहास की शुरुआत होगी। तो भारतीय इतिहास के शुरुआत के समय को हमें ट्रेस करना है, और इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ज्योग्राफिकल बात करेंगे। यह माना जाता है, ठीक है, यह माना जाता है कि समय की चूंकि बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वह उत्पत्ति लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। देखिए इसमें कहीं कहीं पर चूँकि डेट्स में अंतर होगा, इतिहास की एक विडंबना है कि जितनी इतिहासकार हैं उतनी तरह की समय की बात की जाती है। सामान्य तौर पर कहीं कहीं लिखा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, कहीं पर लिखा जाएगा 4.6, कहीं पर है 4.8, कहीं पर 500 करोड़ वर्ष पूर्व। तो हम इन विवादों में नहीं पड़ेंगे, हम एक मोटा मोटी हम ये मान लें कि पृथ्वी के बीच का रास्ता, कि अगर 400 से लेकर के 500 करोड़ तक के बीच की बात हो रही है कि विभिन्न विद्वानों, कुछ ने 400 करोड़ कहा, कुछ ने 500 करोड़ वर्ष पूर्व कहा, तो हम बीच का लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। लेकिन जब उस समय की हम बात करें तो वह केवल उस समय बर्फ़ ही बर्फ़ था, बर्फ़ से संपूर्ण चीज़ें ढकी हुई थी, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ था उस समय। तो अब जैसे जैसे समय का विकास होता है उन चरणों को हम ध्यान से देखते चलें कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति का ये क्रम, इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इतने समय में, और विभिन्न चरणों में उसका विकास होता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हम कहते हैं 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, और इसका विकास विभिन्न चरणों में हुआ। सबसे पहले चरण को हम कहेंगे प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। कहा जाता है कि इसका विकास 57 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। इसके बाद सेकेंड स्टेज है पैलियोजोइक का, ठीक है, कि प्री कैम्ब्रियन के बाद पैलियोजोइक काल आता है। यह पैलियोजोइक का जो काल है वह 57 करोड़ से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद है मेसोजोइक, इसका काल है 22.5 से लेकर के 7 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद है सेनोजोइक, 7 करोड़ से लेकर 10 लाख वर्ष पूर्व। अब देखिए
प्री कैम्ब्रियन से लेकर के सीनोजोइक तक के काल को अगर हम देखेंगे, जो 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 10 लाख वर्ष पूर्व तक का काल है, यह जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 10 लाख वर्ष पूर्व तक का काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि इस समय पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ था, इसलिए मानव की न तो उत्पत्ति हुई थी, और जब मानव की उत्पत्ति नहीं होगी तो मानवीय क्रियाकलाप नहीं होंगे, और जब मानवीय क्रियाकलाप नहीं होंगे तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल के श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि 57 करोड़ वर्ष पर यद्यपि पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, लेकिन वहाँ से लेकर के अगर हम 10 लाख वर्ष पूर्व तक देखेंगे तो यह काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसमें मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, संपूर्ण पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, इसलिए इसको हम ऐतिहासिक काल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब देखिए कि अब एक जो है यहाँ से सीनोजोइक के बाद आता है, इसको हम देखेंगे कि इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वह है क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी, इसका काल है 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज तक का काल है यह। इस क्वाटरनरी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्लेस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। प्लेस्टोसीन और होलोसीन, इस क्वाटरनरी को हम 2 भागों में बांटेंगे, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन का काल जो है वह 10 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक का है, और होलोसीन का काल जो है वह 10,000 से आज तक का है। ठीक है, ये देखेंगे कि 10 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल प्लेस्टोसीन का है, और 10,000 से लेकर के आज तक का काल जो है होलोसीन का है। यहाँ पर एक चीज़ जो समझने की बात है कि हमने इसके पहले जो बताया था कि 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 10 लाख वर्ष पूर्व तक, अर्थात प्री कैम्ब्रियन से लेकर के सीनोजोइक काल तक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि इस समय पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, न तो मानव की उत्पत्ति हुई थी और न ही मानवीय क्रियाकलाप का को विकास हो पाया था, तो इसलिए वह काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब क्वाटरनरी में आते हैं तो देखते हैं कि यह काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सबसे पहले प्लेस्टोसीन काल में ही हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों के हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं। अर्थात इतिहासों में हमने कहा कि बहुत विडंबना है, बहुत सी किताबों में बहुत से डेट्स दिए गए हैं, इसलिए कन्फ्यूजन थोड़ा होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्वमान्य बातें हैं उसी को हम आपके सामने बता रहे हैं और उसी को ध्यान में रख करके चलना है। यद्यपि हमने कहा कि यह आपके इतिहास के टॉपिक का विषय नहीं है, लेकिन अपने टॉपिक को समझने के लिए शुरुआत जब हम करते हैं इतिहास की, तो इन बेसिक बातों को बताना आपको ज़रूरी होता है, जहाँ से आप समझें कि अगर भारतीय इतिहास में हम मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो मानव की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, इस बात को समझना है। तो ये जो प्लेस्टोसीन काल है, सबसे पहले इसी काल में हमें भारतीय इतिहास के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि 2,50,000 ईसा पूर्व से भारत में
नियमित रूप से मानवीय क्रियाकलापों के साक्ष्य मिलते हैं। यद्यपि कि अपवाद के रूप में हम 14 लाख BC में भी जाते हैं, 14 लाख ईसा पूर्व में भी जाते हैं, जो बोरी नामक जगह है जहां से मानवीय क्रियाकलापों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वह एक अपवाद है। उसके बाद हमें कोई नियमित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नियमित रूप से साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है प्लेस्टोसीन काल से, जहां से हम कहते हैं कि 2,50,000 ईसा पूर्व से मानवीय क्रियाकलाप के साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए यह काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप समझ गए कि पहली बात जो हम समय की बात किए थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है, तो वह अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ से भारतीय इतिहास की शुरुआत की जा सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने कहा कि भारतीय इतिहास की शुरुआत कहाँ से की जा सकती है। ये बात तो बिल्कुल छोटी सी है, ये समझ गए कि भारतीय इतिहास की शुरुआत क्वाटरनरी काल के जब देखेंगे प्लेस्टोसीन एज से 2 लाख अर्थात 2,50,000 ईसा पूर्व से भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए कि 2,50,000 ईसा पूर्व से भारत में मानवीय क्रियाकलापों के साक्ष्य मिलते हैं, वह साक्ष्य पत्थर के उपकरण के रूप में मिलते हैं। इसलिए हम भारतीय इतिहास की शुरुआत 2,50,000 ईसा पूर्व से करते हैं। एक तो स्थान समझ गया, समय, ठीक। अब दूसरी बात स्थान। पहली बात तो आपने देखा समय, दूसरी बात आप देखेंगे स्थान की। स्थानों में आप देख रहे हैं कि हम बात किए कि जैसे कि सबसे पहले जैसे हम प्रारंभिक इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब किस स्थान पर मानव अपना निवास स्थल बनाया होगा, कहाँ रह करके वह अपना कार्य करता होगा, प्रारंभ में उसका निवास स्थल कहाँ होगा मानव का, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। स्थान तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रारंभिक मानव का निवास स्थल कहाँ हो सकता है, कहाँ रह करके वो अपना कार्य संपादित करता होगा। चूँकि प्रारंभ में ये आदि मानव है, उस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, न तो खाने की कोई नियमित रूप से व्यवस्था थी, न रहने की, न कुछ तो रहा होगा जहाँ पर वह अपना निवास करता होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मानव के जो क्रियाकलाप करते हैं, या आप कह सकते हैं कि निवास के लिए कुछ मूलभूत चीज़ों का होना जरूरी है। वह ऐसे स्थान पर निवास करेंगे, निवास के लिए हमने कहा कि कुछ मूलभूत चीज़ों का होना जरूरी है। तो निवास के लिए अनुकूल, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से अनुकूल परिस्थिति, निवास के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है, तो अनुकूल परिस्थिति है सबसे पहले मानव के लिए आवश्यक क्या है, भोजन की, आवश्यक क्या है, पानी के लिए, आवश्यक क्या है, ठीक है, आवास, तो आवश्यक क्या है, वस्त्र, कि जहाँ इन चीज़ों की सुविधा होगी मानव वहीं पर अपना प्रारंभ में निवास स्थल बनाया होगा। सीधी सी बात है, सामान्य बात है कि अनुकूल परिस्थिति है कि इन चीज़ों की उपलब्धता जहाँ पर होगी मानव वहीं पर अपना निवास स्थल बनाया होगा। तो चूँकि प्रारंभ में कृषि का विकास नहीं हुआ है, कृषि से लोग परिचित नहीं थे, तो क्या था कि खाद्यान्न संग्रह पर अपना जो जीवन निर्वाह करते थे, खाद्यान्न संग्रह, उस समय खाद्यान्न संग्रह करते थे, शिकार करते थे। तो इसका मतलब यह है कि वो वहाँ पर मानव अपना निवास स्थल बनाएगा कि जहाँ पर उसको भोजन की व्यवस्था हो। जैसे प्रारंभ में क्या था कि जंगलों में जो कंद मूल फल मिलते थे उसको इकट्ठा करके मानव उसको भोजन के रूप में प्रयोग करता था। दूसरी बात कि जंगलों में जो जानवर होते थे उसका शिकार करते थे, शिकार करके उसको भी अपने भोजन में प्रयोग करते थे। तीसरी बात कि वो नदी में जो मछली पाई जाती थी, मछली को भी पकड़ते थे, उसको भी भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। तो कहने का मतलब ये था कि प्रारंभ में मानव उसी स्थल पर निवास करता कि जहाँ पर इन चीज़ों की सुविधा उपलब्ध थी। इसका मतलब ये था कि अपनी भोजन की आवश्यकता के पूर्ति के लिए प्रारंभिक मानव या तो
पहाड़ी पर, पहाड़ी ढलानों पर और नदी किनारे वो अपना निवास स्थल बनाया होगा। तो प्रारंभ में हम देखेंगे कि जहाँ पर उनकी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती थी, इन्हीं क्षेत्रों में भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती थी। दूसरी बात कि पीने के लिए पानी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि उस समय न तो आज से पानी की सुविधा थी, अर्थात प्रकृति ने जो दिया था, नदी इत्यादि थे, तो वो प्रारंभिक मानव अपना निवास स्थल जाहिर सी बात है कि नदी के आसपास ही बनाता ताकि उसको पानी की सुविधा वहाँ से उपलब्ध हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि पीने के लिए, पानी के लिए उसको क्या नदी के सहारा लेना पड़ता था, तो नदी किनारे अपना आवास स्थल बनाया होगा। दूसरी बात कि उस समय आवास का विकास नहीं हुआ था कि मानव कहाँ पे रहेगा, क्योंकि मानव का विकास तो हुआ ही नहीं था, समाज का विकास हुआ ही नहीं है। तो आवास बनाने के विषय में कैसे जाने, जिसको भोजन की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी समझ नहीं कि कहाँ से पानी पिया जाए, तो कैसे आवास बनाता। तो इसका मतलब ये है चूँकि उस समय वर्षा खूब होती थी, ठीक है, बर्फ़ पड़ते थे, तो मानव अपनी सुरक्षा के लिए क्या करता था कि पहाड़ी कंदराओं में जाकर के शरण लेता था। तो इसका मतलब यह है कि वह अपना निवास स्थान जाहिर सी बात है कि पहाड़ी ढलानों पर ही बनाएगा, कि जहाँ के पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में छुप करके वह क्या करता था, अपने जीवन की रक्षा करता था, उसी में रहता था। दूसरी बात कि अब उसको वस्त्र की आवश्यकता थी, तो प्रारंभ में आज के जैसे जो हम वस्त्र पहनते हैं उसका विकास तो हुआ नहीं था। तो वो क्या करता था कि मानव के जानवरों को मार करके उसके खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। तो जाहिर सी बात है कि ये जानवर कहाँ मिलेंगे, पहाड़ पर, पहाड़ी ढलानों पर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि प्रारंभिक मानव उस स्थान पर निवास करता था जहाँ पर उनको भोजन, पानी, आवास और वस्त्र की सुविधा थी, और वह जो जगह था वह या तो पहाड़ पर था, पहाड़ी ढलानों पर था और नदी किनारे था। तो इन जगहों पर प्रारंभिक मानव ने क्या किया, अपना निवास स्थल बनाया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं मानवीय क्रियाकलाप। ये थर्ड चीज़ है कि मानवीय क्रियाकलाप। इसका मतलब ये है कि हम इतिहास में मानवीय क्रियाकलाप, हमने कहा ना ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में स्थान है, समय है और मानवीय क्रियाकलाप है। इन चीज़ों की विशेष भूमिका होती है और इन्हीं से ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने देखा, लिखा है कि मानवीय क्रियाकलाप, अब लास्ट में आप समझ रहे हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप से पहले हमको ये चर्चा करना है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। यद्यपि यह भी इतिहास का विषय नहीं है, यह तो एंथ्रोपोलॉजी का विषय है, ठीक है, कि एंथ्रोपोलॉजी का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य सी बातों को आपको समझना जरूरी है। जैसे हमने इसके पहले पृथ्वी की उत्पत्ति में बताया था कि वह तो ज्योग्राफी, जियोलॉजी इत्यादि का सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको इसलिए बताया कि इतिहास में उन चीज़ों की, उन बातों को समझना आपको ज़रूरी है। टॉपिक पढ़ने से पहले उन बातों को समझना ज़रूरी है। तो इसी संदर्भ में यह एक एंथ्रोपोलॉजी का चीज़ है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। तो हमको सब्जेक्ट की गूढ़ता में नहीं जानी है, हमें सिर्फ इतिहास के दृष्टिकोण से सामान्य बातों को समझना है। सामान्य बात यह है कि आखिर में जो आधुनिक मानव की हम बात कर रहे हैं, जिसके हम लोग संतान हैं, उसका उद्भव कब होता है और कैसे उससे आगे सभ्यता का विकास होता है, हम इसकी बात हमको करना है। लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात बताएंगे आपको कि आखिर में मानव की उत्पत्ति कब हुई। कहा जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वह कपि से हुई है, ठीक है, कपि से हुई है। मानव की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कपि से हुई है। यह कपि समूह 3.5
करोड़ से लेकर 2 करोड़ वर्ष पूर्व 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगलों में पाए गए थे। यह कपि समूह 3.5 से लेकर के 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के जंगलों में पाए गए थे। तो चूंकि उस समय ये कपि अफ्रीका के जंगलों में थे, तो उससे मानव का उस समय विकास नहीं हुआ। ये कपि के रूप में थे और यही कपि समूह धीरे धीरे मानव का आकार लेता है, जिसको कि अभी आप चर्चा करेंगे। आगे चल करके जैसे जैसे कपि समूह का विकास हुआ, प्रारंभ में संख्या कम थी, बाद में संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे, और वे जंगल में जब रहते थे तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जलवायु शुष्क और गर्म होते जा गया। आगे चल करके देखेंगे, जब हम पाषाण काल की बात करेंगे तो देखेंगे मध्य पाषाण काल तक आते आते जलवायु शुष्क और गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे कपियों की संख्या का विकास हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जब संख्या का विकास होगा तो आवश्यकताएं बढ़ेंगी। तो इस समय ये देखा गया कि जो कपि अफ्रीका के जंगलों में जो कपि समूह थे, बाद में चल करके देखा गया कि वे 2 भागों में 2 प्रकार के थे। एक को कहा गया रामापिथेकस, और दूसरे को कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। रामापिथेकस वे कपि थे जो जंगल में ही रह गए, जो जंगल में ही रह गए, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस वे कपि थे जो जंगलों से बाहर निकल करके मैदानी इलाकों में गए। जो जंगलों से निकल करके मैदानी इलाकों में गए, मैदानी भाग में गए। तो जो जंगल में रह गए वो तो फिर जंगली बंदर की तरह व्यवहार करते रह गए, उनसे मानव का विकास नहीं होता है। लेकिन जो जंगल से निकल कर के मैदानी भाग में आ गए, हम देखेंगे धीरे धीरे उन्हीं से मानव का, उसी कपि समूह से मानव का विकास होता है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि ये रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। तो अब देखेंगे कि पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो पहला कपि समूह का विकास होता है उसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ठीक है, इसका काल 50 लाख से लेकर के 30 लाख वर्ष पूर्व का है। इसका काल 50 लाख से लेकर के 30 लाख वर्ष पूर्व का है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। इसमें क्या था कि इसे अंतिम पूर्व मानव कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को अंतिम पूर्व मानव कहा जाता है। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का क्या था कि शरीर इसका झुका हुआ था, पेट उभरा हुआ था और मस्तिष्क छोटा था। तो ध्यान से समझने की बात है कि जैसे जैसे समय का विकास हुआ, इस कपि समूह का विकास हुआ, मस्तिष्क जो पहले छोटा था धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। तो जब मस्तिष्क छोटा होगा तो चिंतन करने की क्षमता कम होगी, विकास कम करेगा। लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क बढ़ेगा वह कपि समूह कह सकते हैं कि चिंतनशील स्वभाव का होते चला जाएगा और अपनी समझ से धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू कर देगा।
तो पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का विकास जो होता है पहला होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कपी समूह दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक को रामापिथेकस कहा गया, दूसरे को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो पहला विकास कह सकते हुआ है वह कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, जिसका काल 50 लाख से लेकर के 30 लाख वर्ष पूर्व तक का है। दूसरा है होमो हैबिलस, इसका काल 20 लाख से लेकर के 15 लाख वर्ष पूर्व का है। होमो हैबिलस मतलब क्या है कि यह प्रथम मानव था, ठीक है, जो हाथ से वस्तुओं का निर्माण किया। प्रथम मानव है कि इसने हाथ से वस्तुओं का निर्माण किया। उस समय क्या था कि वस्तु के रूप में इनके पास केवल पत्थर उपलब्ध थे, तो इसने क्या किया कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पत्थरों को तोड़ करके, ठीक है, उसको औजार का रूप दिया। पत्थरों को तोड़ करके औजार का रूप दिया ताकि उससे, चूंकि उस समय उसमें क्या था कि एक तो इनको जंगली जानवरों से सामना करना पड़ रहा था, दूसरे अपने पेट भरने की व्यवस्था करनी थी, खाद्यान्न की भी व्यवस्था करनी थी, खाने पीने की। तो जब तक इनके पास औजार नहीं होते तब तक ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे। तो इनके पास चूँकि सिर्फ और सिर्फ उस समय क्या था कि पत्थर ही उपलब्ध थे, और इसीलिए यह प्रथम मानव है जिसे कारीगर मानव कहते हैं। होमो हैबिलस को हम कारीगर मानव भी कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पत्थरों को तोड़ करके और अपनी ज़रूरत के हिसाब से तत्कालीन समय की जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप उन्होंने क्या किया, औजार बनाना शुरू किया। होमो हैबिलस। तीसरा है, इसका विकास होता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इसका काल है 13 लाख वर्ष पूर्व। तो यहां पर आप देखेंगे होमो का मतलब हो गया मानव, और इरेक्टस का मतलब है जो अपने पैर पे खड़ा हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले जो ये होमो हैबिलस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस जो है ये अपेक्षाकृत झुकी हुई, ये कपी जो है झुका हुआ है, मानव का रूप ले रहा है लेकिन अभी ये झुका हुआ है थोड़ा सा। यह होमो इरेक्टस पहला यह विकास हुआ होमो इरेक्टस के रूप में कि जो अपने पैरों पर चलने लगा। पैरों पर तो पहले भी चल रहे थे लेकिन झुक के चल रहे थे, अब क्या है कि बिल्कुल मानव की तरह ही होमो इरेक्टस खड़ा हो गया है और अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि यह होमो इरेक्टस जो है पैरों पर चलने वाला, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के पैरों पर चलने वाला पहला ये मानव है। ठीक है, अब आप समझ गए। इस होमो इरेक्टस भी होमो हैबिलस की तरह ही क्या किया कि इसने भी पत्थरों को तोड़ करके औजार बनाना शुरू किया। ठीक है, यही होमो इरेक्टस है, आप कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस है जिसने क्या किया था कि पत्थरों के हस्त कुठार का पहले क्या किया था, निर्माण किया था। अर्थात ऐसा पत्थर को तोड़ तोड़ करके यह आकार दिया जिससे हाथ से आसानी से उसको पकड़ा जा सके और पकड़ करके औजार के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके। तो यह होमो इरेक्टस आप देखेंगे कि अपने दोनों पैरों पर चलने वाला पहला मानव था। इसने सबसे पहले पत्थरों को तोड़ करके हस्त कुठार का निर्माण किया था। उसके बाद चौथा है निएंडरथल। ठीक है, इसका काल 4 लाख से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व तक का है निएंडरथल का काल। इसमें भी आप देखेंगे कि इसने भी क्या किया है कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से औजार का निर्माण किया है। ठीक है, अब ये
चूँकि होमो इरेक्टस दोनों पैरों पर खड़ा होकर के चल रहा है, होमो इरेक्टस लंबी दूरी की यात्राएं कर रहा है, होमो इरेक्टस ठीक अपनी ज़रूरतों, होमो इरेक्टस क्या था कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोनों पैरों पर चल करके अब वह लंबी दूरी की यात्राएं कर सकता था। तो उसी का विकसित रूप निएंडरथल है। इसने भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पत्थरों का औजार बनाया और लंबी दूरी की इसने भी यात्राएं की। अब इसके बाद जो पांचवा इसका विकास होता है वह होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस इसका काल माना जाता है 30,000 वर्ष पूर्व। इसको होमो सेपियंस को आधुनिक मानव भी कहा जाता है। मतलब ये है कि आधुनिक मानव का विकास इसी होमो सेपियंस से हुआ है। आज जो हम आप हैं इसी होमो सेपियंस के संतान हैं। मतलब आधुनिक मानव का विकास होमो सेपियंस से होता है। तो अब आप समझ गए यहाँ पर जो हमने बताया कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वह कपि से हुई है। कपि सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों में पाए गए और उसी के बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि वह कपि समूह कैसे परिवर्तित उसका रूप होता है, समय के अनुसार कैसे उसका परिवर्तन हो जाता है और कपि समूह का कैसे विकास हो जाता है। उसको आपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस से लेकर के होमो सेपियंस तक देखा और आधुनिक मानव का विकास जो है उत्पत्ति इसी होमो सेपियंस से होती है। तो अभी आज जो हमने आपको बताया, अभी चर्चा में आप देखें कि हमने कहा कि ये होमो सेपियंस का आधुनिक मानव का जो उदय होता है कहाँ से होता है, होमो सेपियंस से होता है। मानवीय क्रियाकलाप का साक्ष्य कब से मिलने लगता है, तो इसका मतलब ये था कि ऐतिहासिक घटनाओं के निर्माण में जिनकी जिनकी भूमिका होती है उन सबों को आपने देखा। तो इतिहास के मूलभूत बातों को आज आप देखें कि कैसे ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण हुआ, ठीक है, और किसको हम ऐतिहासिक घटना की श्रेणी में रखेंगे यह भी हमने बताया कि किसको ऐतिहासिक घटना की श्रेणी में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। इसके पहले हमने बताया कि एक प्रशासनिक अधिकारी को इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इसमें तो केवल भूतकालिक घटनाओं का संग्रह है, लेकिन बावजूद इसके कि इसको पढ़ने से लाभ क्या है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि प्रशासन में सभी चीज़ों का मूलाधार यही इतिहास है। एक अच्छे प्रशासक को सिखाता है कि किन चीज़ों का समाज में प्रयोग करें जिससे समाज का विकास होगा, किन घटनाओं से किन चीज़ों से आप दूरी बनाएं जिससे समाज के टूटने की संभावना न्यून हो जाएगी, बिखराव की संभावना न्यून हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम आपको जो बताया ये मूलभूत चीज़ें थी कि कैसे ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण होता है। अभी हमने टॉपिक की शुरुआत नहीं की है, अभी सिर्फ मूलभूत बातों को हमने बताया है। अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे कि यहाँ तो आपने देख लिया ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण कैसे होता है। अब भारतीय इतिहास के हम कैसे 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटते हैं, बांटने का कारण क्या है, क्यों बांटते हैं हम 3 भागों में, इसको भी देखेंगे कि भारतीय इतिहास को हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जब हम भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करेंगे तो 3 भागों में करेंगे। तो यह भी हमें बताना है कि यह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, क्या कारण था वर्गीकरण करने का, क्यों। भूगोल में तो वर्गीकरण नहीं हुआ, संविधान में वर्गीकरण नहीं हुआ, ठीक है, बाकी चीज़ों में वर्गीकरण नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में क्यों वर्गीकरण किया गया, ठीक है। अगर हम प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं तो प्राचीन भारत में टॉपिक क्या क्या हैं, पहले टॉपिक, सेकंड टॉपिक, तो उस टॉपिक की शुरुआत वहाँ से क्यों होती है, क्यों उसको पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन अब हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम आपको भारतीय इतिहास की शुरुआत तो आपने बता दी कि कहाँ से होनी चाहिए, ये आप देख लिया कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, मानवीय क्रियाकलाप के जब से साक्ष्य मिलने लगे हैं तब से भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो अब भारतीय इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, क्यों किया गया, और पहला जो वर्गीकरण है वो प्राचीन भारत का इतिहास है,
वहाँ से हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। हम बीच बीच में आपको मूलभूत चीज़ों को बताते चलेंगे, मूल बातों को बताते चलेंगे कि तैयारी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमने आज पहले ही आने के साथ ही कह दिया कि जो भी सिलेबस में टॉपिक लिखे गए हैं सभी पर समान दृष्टिकोण अपनाना है। हमें इन चीज़ों पर नहीं जाना है कि इस साल में इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे गए, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे गए। इसमें अक्सर क्या होता है कि अक्सर इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं और तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको उस झमेले में नहीं पढ़ना है कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है अच्छे ढंग से उसको पढ़ना है और ये मान के चलना है कि सभी का मान बराबर है, सभी से बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब तक सभी विषय पर बराबर पकड़ नहीं होगी तब तक पास करने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज इतिहास की कुछ मूलभूत बातों को आपने देखा। कल हम इतिहास के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब अगला वीडियो जो होगा इतिहास के टॉपिक से होगा। ठीक है, धन्यवाद।